नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण आज अंतिम वर्ष की कक्षा के पहले पेपर, जिसमें कि आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ विषयों पर पाठ्यक्रम में चर्चा शामिल है, उन्हीं में से एक अपना विषय काफ़ी समय से चल रहा है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में शिक्षा का विकास। इस शिक्षा के विकास हेतु कई समय में आयोग भी गठित हुए। मैकाले ने किस तरह से यूरोपीय ज्ञान को भारतीय और अरबी ज्ञान पर तरजीह दी, ये मैकाले स्मरण पत्र में आपने देखा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, चार्ल्स वुड के डिस्पैच, उसकी कुछ जानकारी एक वीडियो में मैंने आपको दी। साथ ही साथ विवादास्पद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, जिसके कारण विश्वविद्यालयों पर, कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण कड़ा होता चला गया, उस पर भी कुछ जानकारी मैंने आपको उस टॉपिक में दी। अब अगला जो अपना बिंदु आ रहा है वो है सैडलर शिक्षा आयोग। इस आयोग के गठन से पहले तत्कालीन भारतीय शिक्षा के परिदृश्य के बारे में हम कुछ बात ज़रूर कर लेंगे। मैंने बताया कि 1904 का जो अधिनियम था, इसकी भारत के अंदर विधान परिषद के अंदर जहाँ की कुछ राष्ट्रवादी जाया भी करते थे, उसके अंदर भी, और बाहर जहाँ राष्ट्रवादी जनता के बीच जाकर के राष्ट्रवाद की भावनाओं का प्रचार प्रसार जो नेता कर रहे थे, सभी ने 1904 के अधिनियम की आलोचना की। और कर्जन का जीवनी लेखक ने भी ये कहा है कि जिसका इतना विरोध हुआ, जितना विचार और समय लगाया वायसराय ने, उसने भारत की शिक्षा प्रणाली में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, सिवाय एक परिवर्तन के कि विश्वविद्यालयों को अब सरकारी अनुदान नियमित रूप से मिला जाने लगा, यानी जो बजट की समस्या थी उसमें कुछ मात्रा में कमी आ गई। अब इसी बीच 1906 में बड़ौदा, जहाँ की राजाओं का शासन था, गायकवाड़ों का, उस रियासत में अनिवार्य कर दी प्राथमिक शिक्षा। तो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, गोखले थे, जिन्होंने बहुत अधिक मांग की इसकी कि क्यों नहीं सरकार पूरे भारत में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर सकती है। 1910 से लेकर के 13 तक, 3 वर्ष तक गोखले ने अपना पूरा समय, पूरी ऊर्जा भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कराने में लगा दी। आखिरकार 12 फरवरी 1913 को एक प्रस्ताव सरकार ने पारित किया। हालांकि गोखले की मांग तो तब भी पूरी नहीं हो पाई, शिक्षा अनिवार्य करने के सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि सरकार ने निरक्षरता समाप्त करने को अपनी नीति मान लिया। उसने प्रांतीय सरकारों को कहा कि वो समाज का जो पिछड़ा निर्धन तबका है, उसकी शिक्षा के लिए, कि उनको फ्री में एजुकेशन मिल सके प्राथमिक, उसके लिए प्रबंध करें। और अगर सरकार नहीं, प्राइवेट भी कोई प्रबंध करना चाहते हैं तो उनका भी समर्थन किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, उसके बारे में। बच्चों, इस आयोग का गठन 1917 में किया गया था। आयोग को कलकत्ता के विश्वविद्यालय की संभावनाओं का अध्ययन करना और उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाने के लिए इस आयोग की नियुक्ति हुई थी। M.E. सैडलर, जो कि उस वक्त ब्रिटिश के प्रख्यात लीड्स विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे, उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम सैडलर विश्वविद्यालय आयोग रखा गया। खुशी की बात ये थी कि इस आयोग में 2 भारतीय भी शामिल थे शिक्षा के क्षेत्र में, जिनका बहुत नाम था। पहले तो थे डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। अब हम आ जाते हैं कि इसका क्षेत्र क्या था। जैसा कि हंटर शिक्षा जो थी वो प्राइमरी का ही था। विश्वविद्यालय अधिनियम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ही बात कर रहा था। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की, यहाँ जहाँ से शिक्षा प्रारंभ होती है, वहाँ से लेकर जहाँ समाप्त होती है औपचारिक शिक्षा, वहाँ पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। सबसे बड़ी बात, इस आयोग का एक विचार जो कि बहुत ही मार्के की बात है, आज भी प्रासंगिक है, कि हमें अगर विश्वविद्यालय
कि शिक्षा का स्तर सुधारना है तो उसके लिए सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारा जाना चाहिए। अगर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे योग्य बच्चे आ ही नहीं पाएंगे, अगर वहाँ स्तर नहीं होगा तो आगे स्तर बरकरार रखना उच्च शिक्षा के लिए असंभव हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस जो आयोग है इसने 1904 के अधिनियम की बहुत अधिक आलोचना की। इसमें यहाँ तक कहा गया कि 1904 के अधिनियम से भारत के जो विश्वविद्यालय हैं वो दुनिया के सबसे अधिक पूरी तरह से सरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की शिक्षा का ठीक से मैनेजमेंट या समन्वय नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस जो ये रिपोर्ट थी सैंडलर आयोग की, ये सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ के परिधि क्षेत्र के अंतर्गत ही थी, लेकिन आप देखो उस समय भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है और उसमें सुधार के लिए क्या प्रयत्न किए जा सकते थे सरकार की तरफ से, उन सभी के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग महत्वपूर्ण था। पूरे भारत के लिए ये सत्य थी। इसकी सिफारिशें, इसकी रिपोर्ट। अब इसकी सिफारिशें मुख्य रूप से क्या थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो इसकी सिफारिश थी वो ये थी कि स्कूलों की शिक्षा 12 साल की होनी चाहिए। तब तक 10वीं के बाद सीधा ही यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे प्रवेश ले लिया करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि 10वीं को हाई स्कूल कहा जाता था, हाई स्कूल के बाद नहीं बल्कि उत्तर माध्यमिक परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहिए। यानी एक तरह से बच्चों को 10वीं तक शिक्षा दे दी, हाई स्कूल तक, उसके बाद में उनको कुछ ऑप्शनल विषय दे करके उन विषयों में प्रवीण होना चाहिए। जब वो प्रवीणता के एक स्तर को पार कर जाएं तब उनको कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में प्रवेश देने चाहिए। इसके लिए सरकार को उत्तर माध्यमिक प्रकार के महाविद्यालय बनाने चाहिए। अब ये चाहे तो महाविद्यालय बनाएं, उनसे संबद्ध हो, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हो, हाई स्कूल से संबंधित रहे। इन जो उत्तर माध्यमिक स्कूल्स हैं उनके प्रशासन के लिए, नियंत्रण के लिए एक माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया गया, जो कि आज भी आप देखते हो कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है एक बोर्ड करवाता है। तो यहाँ पहली बार उस परीक्षा आयोजन के संबंध में एक बोर्ड के गठन का सुझाव सैडलर आयोग ने दिया था। उसके बाद में अगला जो बिंदु है वो ये है कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा बच्चे ने प्राप्त कर ली 12वीं तक। उसके बाद जो बैचलर डिग्री है, जो स्नातक की उपाधि है, वो 3 वर्ष की होनी चाहिए। जो आज भी आप देखते हो कि आप सभी की बैचलर की डिग्री 3 वर्षों की लगभग सभी विश्वविद्यालयों में भारत के हुआ करती है। उसके बाद में ये भी व्यवस्था की गई कि कुछ बच्चे सब्जेक्ट में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं तो उनके लिए एक अलग से ऑनर्स की डिग्री बनाई गई। उनका पाठ्यक्रम भी अलग होगा और डिग्री भी उसमें अलग होगी। हालांकि बीए का ही एक हिस्सा ऑनर्स रहा करता था। उसके बाद में जैसा कि पिछले अपने विश्वविद्यालय में कि उनका स्तर मेंटेन नहीं होगा, 1904 के विश्वविद्यालय आयोग में सुझाव दिए गए थे कि अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो उनकी संबद्धता ख़त्म कर दी जाएगी। तो यहाँ जो है सैडलर शिक्षा आयोग ने ये तय किया कि विश्वविद्यालय बनाने के नियम जो हैं वो इतने कड़े भी नहीं होने चाहिए कि नए जो संस्थान हैं वो विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में सोचना ही बंद कर दें और शिक्षा का प्रचार प्रसार रुकना शुरू हो जाए। कहा गया कि विश्वविद्यालय के नियमों को बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि पहले क्या हुआ करता था कि यूनिवर्सिटीज़ अलग है, उसके कॉलेजेस बहुत दूर दूर तक छितरे हुए थे। तो पुराने एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ जिसमें कॉलेज दूर दूर तक बिखरे हुए हैं, ना कोई निरीक्षण हो पाता है, ना उनकी कंट्रोलिंग तरीके से हो पाती है, सूचनाओं का आदान प्रदान तो उस समय में और भी मुश्किल हुआ करता था। तो उसकी जगह उन्होंने कहा कि केंद्रित एकाकी आवासिक अध्यापन और स्वायत्त संस्थाएं बननी चाहिए। ऐसी संस्थाएं जहां वहीं उनके टीचर्स रह रहे हों, वहीं स्टूडेंट्स रह रहे हों, एकाकी शहरों से दूर होनी चाहिए, वहीं बच्चे रहें, टीचर्स रहें, आवासीय अध्यापन भी वहीं पर हो और वो संस्थाएं पूरी तरह से स्वायत्त होनी चाहिए। उनको फाइनेंस के मामले में, अपने फैसले लेने के मामले में किसी दूसरी संस्था का या सरकार का मुँह नहीं देखना पड़े। इसके अलावा कहा गया कि कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़
क्योंकि भारत में सबसे पहले वहीं पर ब्रिटिश राज और ब्रिटिश शिक्षा स्थापित हुई थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय पर बहुत अधिक विद्यार्थियों का भार था, उनके पाठ्यक्रम करवाने का, परीक्षाएं लेने का, अपने जो संबद्ध कॉलेज है उनकी संबद्धता जांचने का। तो इसको कम करने के लिए ढाका में एकाकी और अध्यापन यूनिटरी और टीचिंग विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। और इसी तरह से प्रयत्न ये होना चाहिए कि अन्य विश्वविद्यालय के भी अलग अलग केंद्र बन सके, ताकि विश्वविद्यालयों पर काम का बोझ भी कम हो, वो समय समय पर कंट्रोलिंग, निरीक्षण और परीक्षाओं का समन्वय जो है आसानी से किया जा सके। अगला बिंदु महिला शिक्षा से संबंधित है। आयोग में कहा गया कि महिला शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ कलकत्ता विश्वविद्यालयों में जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ महिलाओं की शिक्षा के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाए, ताकि आदर्श रूप में महिला शिक्षा का विकास कलकत्ता विश्वविद्यालय कर सके और धीरे धीरे बाकी की यूनिवर्सिटीज़ भी इस पद्धति को अपनाएं और महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार संभव हो सके। अगला बिंदु है अध्यापक प्रशिक्षण, यानी टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसके लिए प्रचुर सुविधाएं होनी चाहिए। और इसके लिए क्या व्यवस्था बताई इस आयोग ने कि अभी ढाका विश्वविद्यालय खोला है, साथ ही साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय, इनमें अलग से एक शिक्षा विभाग स्थापित कर दिया जाना चाहिए जो कि टीचर ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दे सके। उसके बाद में जो अगला बिंदु है अपना, विश्वविद्यालयों को कहा गया कि अभी तक तो वो बैचलर की साइंस की डिग्रियां ही दे रही हैं, लेकिन व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों को प्रबंध करें, जहां साइंस की और टेक्नोलॉजी की जो नए नए अलग अलग क्षेत्र में विकास हो रहे हैं उनसे बच्चे अवगत हो सके, आने वाले भावी जीवन में उनको रोज़गार भी मिले और वो बेहतर कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सके। उनके अध्ययन और अभ्यास प्राप्त कराने का प्रबंध करें और उनमें जो है डिप्लोमा की डिग्री भी हो और साथ ही साथ स्नातक या बैचलर की डिग्री भी हो, इसकी उपाधि का प्रबंध यूनिवर्सिटीज़ करें। इस तरह विश्वविद्यालयों को वोकेशनल कॉलेज या व्यावसायिक कॉलेज भी खोलने चाहिए। ये तो थी सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की मुख्य सिफारिशें। अब चूंकि मैंने बताया कि विश्वविद्यालय के नियम में ढील दे दी गई, उसके कारण नए नए विश्वविद्यालय भारत के कई क्षेत्रों में स्थापित हुए, जिन्होंने भारत की जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और शिक्षा के नए प्रतिमान भी इन विश्वविद्यालयों ने समय के साथ साथ स्थापित किए। अब कौन से बताए हैं? 1916 से 1921 के बीच नए नए यूनिवर्सिटीज़ खुले, मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया जो कि हैदराबाद में था। ये सारे विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए और ये कहीं ना कहीं इसी सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों का परिणाम था कि इतने अधिक विश्वविद्यालय इतने छोटे से समय में बने। और आखिरकार 1920 में सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट सभी सरकारों को दी और सभी जगह माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया गया, जो कि माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं लेने का काम किया करता था। तो ये था अपना सैडलर आयोग, जिसने कि यूनिवर्सिटीज़ को खोलने में ढील दी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, महिला शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण, इन पर ध्यान दिया और एकाकी आवासीय अध्यापन संस्थाएं खोलने का भी प्रबंध इस आयोग ने किया। और इस आयोग की जो शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के नियम में ढिलाई का जो रुख था, उसके कारण न सिर्फ नए विश्वविद्यालय बने बल्कि उन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा का प्रचार प्रसार भी किया। इतना कहकर ही आज का ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें और इन सिफारिशों के परिणाम आप अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।